नमस्कार दोस्तों। देश नीति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश नीति पर आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत में बदलते परिवेश में और मौजूदा दौर में सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका की। सोशल मीडिया को आप तमाम तरीके से, चाहे यूट्यूब, फेसबुक या तमाम जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, ट्विटर वगैरह, इन सब के माध्यम से देखते रहते हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया ने अब मेन स्ट्रीम मीडिया कहे जाने लायक पैठ बना ली है? और क्या सोशल मीडिया की अहमियत इस देश में उसी प्रकार से बदली है जिस प्रकार से एक दौर में, यूं कहें कि 90 के दशक के मध्य में पीवी नरसिम्हा राव के आर्थिक उदारीकरण के दौर में जिस प्रकार से रेडियो और अखबारों के बीच में टेलीविजन मीडिया ने अपनी जगह बनाई, क्या उसी तरह से सोशल मीडिया अब टेलीविजन को रिप्लेस कर चुका है? और क्या टेलीविजन मीडिया के साथ साथ जो गोदी मीडिया का टैग जुड़ा, क्या उसने सोशल मीडिया की सामाजिक ताकत को और ज़्यादा मजबूत किया है? इन सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा की ज़रूरत आज इसलिए आ पड़ी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर रीच बढ़ाने के लिए लोगों से उनके चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील की है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबाने की अपील की है। खैर, जब देश के प्रधानमंत्री ने ही अपील की है तो मैं भी आप सबसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और चूंकि चर्चा भारत में मीडिया के ट्रांजिशन फेज और सत्ता के मीडिया में बढ़ते हुए दखल और इस दखलंदाजी से पैदा हुई गोदी मीडिया जैसी वास्तविकता के पूरे परिदृश्य के ऊपर हम करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है इस चर्चा के लिए हमें एक ऐसे नामचीन व्यक्ति को आमंत्रित करना था जिन्होंने भारत में मीडिया के बदलते परिवेश को काफी करीब से देखा है। यूं कहें कि काफी करीब से ही नहीं देखा, बल्कि उस बदलते परिवेश, उस बदलते हुए दौर को एक तरह से उसका हिस्सा भी रहे हैं। 1995-96 का वो दौर जब टेलीविजन आ रहा था और टेलीविजन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यदि पिछले 2.5 दशकों में किन्हीं 2 राजनेताओं ने भारत में किया अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी कला के दम पर, तो उन 2 राजनेताओं में पहला नाम लालू प्रसाद यादव का आता है तो दूसरा नाम नरेंद्र मोदी का आता है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी अब टेलीविजन मीडिया के इस्तेमाल से खुद को चूक रहे हैं? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों पर विज्ञान प्रकाश जी के साथ हम आपके साथ उनके विचारों को साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है विज्ञान प्रकाश जी। सबसे पहले मैं आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत इससे करना चाहूँगा कि जब आप लोग प्रिंट से टेलीविजन की तरफ, रेडियो से टेलीविजन की तरफ स्विच कर रहे थे, क्या उस दौर में आप लोगों को लगा था कि बदलाव का ये दौर इस देश में क्रांति ला देगा, सूचना का प्रसार इतना बढ़ जाएगा कि लोग टेलीविजन के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे और इस तरह निर्भर हो जाएंगे कि मैंने खुद सुना है कि एक टेलीविजन चैनल जो अदालत के नाम से प्रोग्राम लगाते हैं, उनका तो यहाँ तक मानना है उस चैनल के मालिक का कि उनके अदालत के प्रोग्राम से अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने की बुनियाद पड़ी है। तो क्या वाकई आपको लगता था कि देश में इस तरह का परिवर्तन आ जाएगा? नहीं, चूंकि आपने जिक्र किया अदालत के प्रोग्राम का और प्रधानमंत्री बनने की बुनियाद का, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसी चैनल ने नाग नागिन दिखाया, उसी चैनल ने सबसे पहले भारतीय मीडिया, टेलीविजन न्यूज का स्तर गिराया। तो कम से कम ऐसे लोग तो ना दावा करें कि उससे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए। अगर टेलीविजन का स्तर गिरा है, जो आज गोदी मीडिया की शक्ल में नजर आ रहा है, तो ये वहां से शुरू हुआ है। जब रात को सेक्स के प्रोग्राम्स आते थे, सेक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के, जब आपको तो अच्छे से याद होगा, नाग नागिन भूत प्रेत, ये किसने किया है? आपने किया है, मैंने किया है। आप लोग ऐसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं। जो बात आप कहां से, उससे नहीं, एक मिनट रुकिए, उससे पहले टेलीविजन की स्थिति कहाँ थी और उसके बाद कहाँ आई? आज खुद देख रहे हैं ना आप। वो टीआरपी की दौड़ में जो गिरावट होनी शुरू हुई, मैं पहली जनरेशन का आदमी हूँ 24 आवर न्यूज चैनल का, पायनियरिंग जनरेशन का, और मैं आपको दावे से बता सकता हूँ कि इतना बढ़िया जर्नलिज्म होता था, आप उसका यकीन नहीं कर सकते अगर आप इस तस्वीर को देखें। आज तक जैसी ब्रांड थी, एनडीटीवी जैसी ब्रांड थी। उसके बाद चूंकि आपने जिक्र कर दिया इसलिए मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल से मेरा कोई लेना देना नहीं, ना किसी चैनल से, लेकिन ये तथ्य बता रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना। नहीं, किसने नाग नागिन न्यूज के नाम पर नाग नागिन का नाच किसने किया? जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी।
नहीं, बड़ी जी और छोटी नहीं, मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं तो स्पष्ट- साथ साथ हमें क्योंकि ये बताइए। यही से तो गिरावट चालू हुई, क्योंकि फिर नहीं लोगों नहीं, को मैं लगा इसीलिए आपसे जानना कैसे चाहता भी हूँ टीआरपी अभिज्ञान जी, चाहिए। हाँ, मैं कुछ भी इसीलिए आपसे करके जानना टीआरपी चाहता हूँ चाहिए। कि क्या टेलीविजन में अब प्रधानमंत्री बनाने की बुनियाद रखने की ताकत खत्म हो गई है, जिस वजह से प्रधानमंत्री को अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाना पड़ रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री तो पहले भी बने हैं, टेलीविजन के समय में भी बने हैं और प्री टेलीविजन भी बने हैं। सबसे अच्छी अगर पत्रकारिता आप देखें प्रिंट की, तो वो जी इमरजेंसी में हुई इंदिरा गांधी के खिलाफ। सबसे अच्छे और एक से एक महान किताबें उस समय की लिखी गई, जिनका जिक्र करके भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना बढ़िया जर्नलिज्म हुआ, नाग नागिन का नाच नहीं था वो। तो जी पहली चीज तो ये कि हाँ, वो टेलीविजन आया, उसका इम्पैक्ट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो टेलीविजन जब अपनी हैसियत पर आया तो उसका वो प्रभाव हुआ। लेकिन मैं ये सब थ्योरियां नहीं मानता, ना पहले मानता हूँ, ना आज मानता हूँ, ना आगे मानूंगा कि वो प्रधानमंत्री बनाने की बुनियाद कोई अपने प्रोग्राम में बुला के रख ले। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री बनाने की बुनियाद अपने प्रोग्राम में रखवा रहे थे, तो इससे पहले क्या अटल जी झंडा हिला रहे थे? मैं वाजपेयी के बारे में आपको इतनी बातें बता सकता हूँ, बहुत करीब से उनको देखा और जाना है। वो किस तरह के नेता थे, बहुत बड़े नेता थे वो, ठीक है, और टेलीविजन से बहुत अनकंफर्टेबल थे। पहली बात सुन लीजिए जी, मैंने भी उनके इंटरव्यूज किए, ठीक है, महान वक्ता थे, उनको ये माध्यम से लगाव नहीं था, उनके समझ के भी बाहर नहीं था। आप समझ रहे हैं? तो हाँ, लालू यादव ने उसको खूब यूज किया। लालू के साथ भी मैंने खूब प्रोग्राम्स किए, 24 आवर्स करके एक सीरीज हम करते थे पूरा दिन नेता के साथ बिताने की, वो हमने किया। लालू ने ट्रिक पकड़ ली टेलीविजन की, दातुन करना, नौटंकी करना, होली का सम्मेलन करना, वो सब उन्होंने किया। लेकिन अटल जी उस तरह के नहीं थे। ना 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 ना, अटल जी बिल्कुल अलग व्यक्तित्व थे। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा व्यक्तित्व तो बीजेपी को मिलना ही असंभव है। तो नहीं, वो तो मैंने लोगों ने मुझे कई दफे ये सवाल पूछा है कि सबसे मुश्किल इंटरव्यू आपके लिए किसका था, तो मैंने कहा दो लोगों का। मैंने हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका मैंने इंटरव्यू ना किया हो। जब से एक्टिव हूँ तब से हर प्राइम मिनिस्टर का सीधा पहला जवाब तो मेरा अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि जब वो पॉज लेते थे, आप ये समझ लीजिए कि आपको समझ में नहीं आता था जवाब कब आएगा। और दूसरे थे भैरव सिंह शेखावत, उनके परम मित्र, वो भी ऐसे थे। वो जो मसाला वगैरह खाते थे वो उसको भर लेते थे मुंह में। मैंने इनके साथ भी 24 आवर्स किया है। करने के बाद पूरा मुंह भर जाने के बाद, बहुत बढ़िया आदमी थे भैरव सिंह शेखावत जी। और उसके बाद वो कहते थे अब बोलो, तो मैं भी पलट के उनसे कहने लगा सर अब क्या बोलो, अब आप कैसे बोलेंगे? तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स जो कि बहुत बड़े मतलब राजनीतिक हस्तियां हैं, उनसे डील किया है। लेकिन फिर भी वो पत्रकारिता होती। पॉइंट मेरा ये है, इसलिए मैं मीडिया की बहस में कभी पढ़ता नहीं। आज आपने कहा लेकिन क्योंकि आपने सवाल ही ऐसा शुरू किया जो मेरे लिए कोई रेलेवेंस ही नहीं रखता। ये सवाल दरअसल मुझे शुरू इसलिए करना पड़ा क्योंकि इतना बड़ा गोदी मीडिया का तंत्र है, उसको उसके साथ सिर्फ गोदी टर्म यूज करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। किसी ने दावा किया कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रोग्राम में बुला के प्रधानमंत्री बना दिया, ऐसा कभी मत करिए। नहीं, मैं कभी नहीं कह सकता। अटल जी क्या सोचेंगे इस दुनिया में, अब वो नहीं रहे हैं कि किसी के टीवी जिससे वो बहुत ही रिलक्टेंट थे, जैसे मैंने आपको कहा कि उसके प्रोग्राम में आके वो प्रधानमंत्री बन गए। ये दावा किसी भी पत्रकार को करना भी नहीं चाहिए। गिरे 3 बार प्रधानमंत्री बन के गिरे, उनका तो इतिहास ही अलग है एकदम। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कोई मार्केटिंग और कोई मैनेजमेंट वाले आदमी नहीं थे। वो पॉलिटिक्स को रोमांटिसिज्म से जीने वाले आदमी थे जी, अपने विचारधारा के साथ। अभिज्ञान जी, आपने जिस दौर में पत्रकारिता की तमाम नामचीन नेताओं के साथ, ज्योति बासु, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह, तमाम लोगों के साथ आपके संस्मरण है। तमाम लोगों से तीखे सवाल पूछे। वो दौर अब मीडिया में खत्म हो गया है। अब तो आम चूस कर खाते हैं, आपकी माता क्या पैसे देती, माता जी क्या पैसे देती हैं, उसका क्या करते हैं, इस तरह के सवाल आज के ज़माने में होते हैं। और बावजूद टेलीविज़न की रीच हर घर तक है, हर मोबाइल तक है, इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री पर को अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाने की सार्वजनिक रूप से अपील करने की नौबत आई है। तो क्या आपको लगता है ये जनता का बदलता हुआ मिजाज है, मीडिया का बदलता हुआ मिजाज है, या कहीं ना कहीं लोगों के थॉट प्रोसेस में इस तरह के चेंजेज आ रहे हैं
जिसकी वजह से ये करने पर मजबूर होना पड़ रहा है? क्या है इसके पीछे क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बड़ा क्लियर, इसमें कोई आकलन की बहुत जरूरत नहीं। न्यूज कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूम करता है कंटेंट, उसके कंज्यूम करने का तरीका कंटेंट को वो बदल गया है। ठीक है, जैसे एक समय था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जहां नेता हमें इंटरव्यू देते थे तो वो फख्र की बात थी। आज वो समय है कि पत्रकार चापलूसी करते हैं नेता की कि हमें इंटरव्यू मिल जाए। फर्क समझ गया जी? बहुत बड़ा फर्क है। वो ये दौर था कि उनको लगता था कि हाँ, हमारा फला चैनल पे इंटरव्यू हो रहा है, बड़ी बात है। अगर पत्रकारिता तीखे सवालों वाला इंटरव्यू, और अब वो दौर बदल गया। वैसे ही न्यूज कंज्यूमर जो है वो परिवर्तित हो गया है। जब उसने एक बड़े हिस्से के मीडिया को, जिसको कि तथाकथित गोदी मीडिया कहा जाता है, उसकी विश्वसनीयता को गिरते हुए देखा, तो विकल्प तो इतने बड़े लोकतंत्र में आप लोग रोक ही नहीं सकते ना। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। वो रास्ता डिजिटल के माध्यम से निकल गया। और जो व्यूअर परेशान था कि भाई हम रोज रोज एक ही बात क्यों सुने, वो इधर शिफ्ट हो गया। सिंपल सी कहानी है। और अभी जो डिजिटल पर काम हो रहा है, उसका जब मैं आकलन करता हूँ, कुछ प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो दिलचस्प बात यह अभिषेक की वो ठीक वही काम हो रहा है जो 25 साल पहले टेलीविजन कर रहा था। जैसे बेसिक काम हो रहा है। जैसे थोड़ा मैं दर्शकों के लिए विस्तार से बताइए। विस्तार से बताना ये कि एक बहस हो रही है, मान लीजिए डिबेट हो रही है, कितने साल, 2 दशक से ज्यादा मैंने डिबेट की। अब डिजिटल पे डिबेट जो हो रही है वो शांति प्रिय तरीके से हो रही है, इन्फॉर्म्ड तरीके से हो रही है। उसमें सब अपने अपने हिस्से में बोलकर जबरदस्त अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। टेलीविजन पर क्या हो गया पिछले दशक से ज्यादा, चीखना चिल्लाना, 500 आदमी बोल रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है, कोई फेंके हुए, कोई तोड़े हुए, और उस चीखने को लोगों ने अपनी ब्रांड बनाया, अपनी सफलता बनाया। तो यही तो फर्क है। लेकिन आप टेलीविजन पर आप उससे इतने इत्मीनान से बात कर रहे हैं, आप चीख तो नहीं रहे ना मेरे साथ? नहीं, मैंने एक पॉइंट रखा और थोड़ा जोरदार तरीके से रखा, लेकिन आपने उसके रिएक्शन में अपने ऊपर चढ़ने की कोशिश तो नहीं की। यही तो कर रहे हैं। इसी से तो तबाही हुई है, और किस चीज से हुई है? देखिए, आप व्यूअर को समझिए ना, वो टेलीविजन इंडस्ट्री से नहीं है, वो सिर्फ व्यूअर है। नहीं सर, ऐसा है कि जैसे हमारी और आपकी पत्रकारिता में एक जनरेशन का फर्क है, और जिस तरह से उन चीज़ों को आपने देखा है, मैंने नहीं देखा है। मैंने एक दर्शक के तौर पे बचपन में देखा है। जैसे डिबेट्स का आपने जिक्र किया, डिबेट्स में मुझे याद आता है कि पुराने ज़माने के डिबेट्स को यदि कहीं यूट्यूब पे मिल जाए, या जो हल्की धुंधली यादें हैं उन पर नज़र दौड़ाते हैं, तो उसमें जसवंत सिंह, हरकिशन सिंह सुरजीत, जयपाल रेड्डी जैसे लोग होते थे, और शांति प्रिय तरीके से डिबेट हुआ करती थी। वीएन गाडगिल जैसे लोग बैठते थे उसमें। आज की डिबेट का जो संबित पात्राकरण हुआ है, उस संबित पात्राकरण ने टीआरपी जम के बटोरी, और टीआरपी कल्चर, गाली गलौज, यही मीडिया हो गया। और इस मीडिया का मौजूदा सत्ताधीशों ने पूरा फायदा उठाया। लेकिन जब बार बार फायदा उठाने के बावजूद कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि अब सत्ता को भी टेलीविजन से ज्यादा यूट्यूब की जरूरत पड़ने लगी, अपने चैनल के सार्वजनिक प्रमोशन की जरूरत पड़ने लगी। ये सवाल महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट पे आए एकदम। 2 पॉइंट बताता हूँ, अंग्रेजी के 2 शब्द, इम्पैक्ट अर्थात असर, और दूसरा ओवर डूइंग इट, जरूरत से ज्यादा करना। ये 2 वजहों से आज नौबत ऐसी आई, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही किया जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि आप यूट्यूब के हमारे बटन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए। कोई दिक्कत नहीं, सबको आप कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी करे, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ऐसी नौबत का मूल कारण ये है ना, मैंने कहा लोग खिजला गए। अब स्थिति ये आ गई कि प्रभाव भले ही ये बाजार के तौर पर उतना बड़ा ना हो, प्लीज अंडरस्टैंड, ये बिजनेस है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है मीडिया के बारे में। बाजार के तौर पर ये उतना बड़ा ना हो, लेकिन इम्पैक्ट के तौर पर ये बड़ा हो गया ना। कि इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई बटन दबाइए सब्सक्रिप्शन का। ये है ना बहुत बड़ा फर्क। दूसरा मैंने कहा ओवर डूइंग। अब क्या कहा जाता है, कितना कहा जाता है, ये सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन मतलब चरण वंदना में भी
मैं क्या कहूँ, मतलब इतना आगे निकल गए कि चरण ही पीछे छूट गए जी। तो लोग अल्टीमेटली कंज्यूमर देख रहा है ना, आपको जनता देख रही है आपको। तो कोई भी अच्छा बड़ा पॉलिटिशियन होगा, बुद्धिमान पॉलिटिशियन होगा, जो कि नरेंद्र मोदी है, 2 बार के बहुमत के प्रधानमंत्री है वो उस देश के, तो कोई भी, मैं उनकी जगह में भी रियलाइज करूंगा कि भाई दूसरी जगह भी तो हमारी आवाज आए, ये तो दिन भर बोल ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको गोदी मीडिया को वो नकार रहे हैं या उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं, वो चाहते हैं कि साथ में उनको, वो तो उनको इतनी बड़ी स्पेस देता ही देता है, साथ में उनको इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। यही एक बड़ा सवाल हो रहा है विज्ञान जी, यही एक बड़ा सवाल उठता है कि पहले एक ओवर रिलायंस दिखता था गोदी मीडिया पर, आज की तारीख में क्या वो भरोसा टूट रहा है या भरोसा उठ रहा है कि अकेले गोदी मीडिया नॉट कैपेबल? हाँ, नेचुरली ना, तो जो आप बात कह रहे हैं सही है, क्योंकि अगर भरोसा न कहीं से उठे तो विकल्प कैसे निकले। अब विकल्प चूंकि डिजिटल निकल रहा है और निकल गया है, बल्कि मैंने 2019 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक कॉन्क्लेव में बोला था, मेरे साथ पृथ्वीराज चौहान थे, मैंने कहा डिजिटल ये वो चीज है, इट्स लाइक द बेबी, once it comes out there is no way to go back. So I said this officially at a conclave at the London School of Economics in 2019. So please understand, the same thing the Prime Minister is also understanding right now. क्योंकि वहां क्रेडिबिलिटी गिरी है, वहां खिजलाहट हुई है, तभी तो आपके तरफ लोग आए हैं जी, वरना कैसे आते? सीधी बात है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री को वो ये चाहना कि उनको ये माध्यम भी मिले, ये अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। ये माध्यम कोई ऑपोजिशन एक्सक्लूसिव नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी चाहेंगे उनको मिले। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर की तरफ ले आता हूँ। अब इसका आकलन करिए, मैं आपको 10 साल पहले ले जाता हूँ, और जो आपने अच्छा विषय चुना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब वो नहीं बने थे नरेंद्र मोदी, तो सबसे बड़ा डिजिटल कैंपेन अगर किसी नेता का भारतीय राजनीति में देखा गया, मतलब इतिहास गवाह है किसी भी नेता का, कोई लोग दावा करे कि फलाने प्रधानमंत्री बन गए हमारे प्रोग्राम से, वो अलग है। डिजिटल पोजिशनिंग कैंपेन क्या होता है, आउटरीच क्या होती है, ये किसकी हुई सबसे पहले? 2013 में नरेंद्र मोदी की हुई, और फिर वो 14 तक बिल्डअप करती, और इसके बाद उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वो बहुमत के साथ 2014 में आ गए। तो ऐसा नेता जो ओरिजिनली डिजिटल से निकल कर आया हो, ये समझिए, तो क्या वो नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, क्या वो नहीं समझेंगे कि ये चेंज सिनेरियो में डिजिटल की कितनी अहमियत है, और नहीं अपील करेंगे अपने चाहने वालों से, अपने समर्थकों से कि आप आइए और हमारा यूट्यूब जो है इसको उठाइए। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ उठता है, जो आपने सवाल उठा दिया है, जो चर्चा छेड़ दी हम लोगों ने। आमतौर पर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का पर जो व्यूअर है या सोशल मीडिया का जो अप्रोच है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है। चाहे आप दिल्मा रोसेफ के सक्सेस की बात करें तकरीबन 1 दशक पहले के, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट की बात करें, अरब स्प्रिंग की बात करें, आम आदमी पार्टी के प्रादुर्भाव की बात करें, या 2013-14 में नरेंद्र मोदी को नेशनल सिनेरियो में लाने की पूरी प्रक्रिया की बात करें, अन्ना मूवमेंट की बात करें, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वॉइस को ये सोशल मीडिया हमेशा से प्रमुखता देता रहा। इसका कैरेक्टर ही इसी तरह का है। आमतौर पर हम मीडिया वालों का कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर भी यही है कि हमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, तभी हम सवाल भी पूछेंगे। और इस कैरेक्टर के साथ प्रो एस्टेब्लिशमेंट अप्रोच लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर कितना बड़ा गेम खेल सकते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, वो उनकी फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है, वो बहुत बड़ा गेम खेल सकते हैं, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ज्यादा संशय नहीं है, और वो जरूर इसको टर्न अराउंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो खुद देख रहे हैं ना कि गोदी मीडिया से क्रेडिबिलिटी के तौर पर, विश्वसनीयता के तौर पर उनको क्या हासिल हो रहा है। हालांकि वो गोदी मीडिया कभी नहीं रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्पेस खोलकर उनको दे रहा है, तो घंटे घंटों की उनके हर काम की, हर इवेंट की उनकी कवरेज होती है। तो ये तो कतई न सोचिए कि उनके लिए गोदी मीडिया की कोई अहमियत कम है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि वो एक एड ऑन चाहते हैं, वो ओरिजिनल 2013 की पोजीशन पे आना चाहते हैं, और वो एड ऑन चाहते हैं कि हम इधर भी हों। जहां तक आपके मूल प्रश्न का जवाब है,
चूंकि आप जानते हैं दुनिया बहुत घूमता हूँ, तो वैश्विक तौर पर एक चीज बहुत स्पष्ट है कि जो बड़े संस्थान होते हैं, अब ये आर्थिक विषय है, मीडिया और बिजनेस का विषय है, इनका सरकारों से कहीं ना कहीं पीछे से रिश्ता होता है, इनका दबाव अलग किस्म का होता है। तो जब भी कोई नई आवाज निकलनी होती है तो वो उस मीडिया पे नहीं आ पाती, और उस नई आवाज के पास पैसे की उतनी ताकत नहीं होती, राइट जी। तो इसीलिए वो एक ऐसे माध्यम पर जाती है जो लोकप्रिय भी है और सस्ता भी है, और सरकार उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती। तो दुनिया भर में हुआ है, हिंदुस्तान अकेले नहीं है। तो इसीलिए इसका प्रिडोमिनेंट नेचर जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गया जी, कि भाई आप फला जगह काम करते थे, वहां आपको नहीं बोलने दिया गया, वहां से आप निकल गए, आपको लेकिन बोलना है, कहाँ बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ठीक है मैं छोटा सा अपना यूट्यूब वीडियो बना के डालता हूँ। That's how it starts. We all know. अब डिजिटल ने इसको अपनी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कन्वर्ट कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनीज की वैल्यूएशंस आप जानते हैं। तो ये इसीलिए इसका जो मूलभूत स्वभाव है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नजर आता है, क्योंकि आपको कम पैसे में ये ऑप्शन होता है कि वो बोलने का जिसको कहीं कहीं पर शायद आपको बोलने से रोका गया हो और आप अंदर से व्याकुल हो कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, कहाँ बोलूं। जी, ये कारण जी। एक सवाल ये उठता है, चूंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी ज्ञान प्रकाश जी का यूट्यूब चैनल बहुत जल्द आने वाला है, मेरा भी यूट्यूब चैनल बहुत जल्द आने वाला है, और टेलीविजन पर चूंकि पत्रकारिता बहुत ज़्यादा बची नहीं है, स्पेस बचा नहीं, तो यूट्यूब पे तमाम बड़े नामों को आप देख रहे हैं। आज की तारीख में कहें तो दीपक शर्मा जी हो गए, रवीश कुमार हो गए, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम और तमाम नाम, दो तो आपके सामने दिख रहे हैं कि दो आने वाले हैं। तो इन परिस्थितियों में मेरा एक्टिव नहीं है, इट इज ऑलरेडी देयर, बहुत वक्त है। एक्चुअली मैंने इस बेसिस पे कहा कि आपसे मेरी निजी बातचीत हुई, तो आपने इस विकल्प को गंभीरता के साथ मेरे साथ चर्चा की, इसलिए मैंने कहा कि आपका चैनल आपके साथ बहुत आप उसी चैनल के साथ आप एक्टिव होंगे। तो सीखना है, मैं जिस माध्यम का आदमी हूँ उससे अलग हट के काम करूंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, नई चुनौती आएगी सामने मेरे। तो मेरा सवाल यह है सर कि क्या देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर पत्रकारों की रीच काफी बढ़ चुकी है, जो रियल में पत्रकार है, असली पत्रकार है, खुलकर पत्रकारिता करते हैं, उनकी रीच काफी बढ़ चुकी है, जनता उनकी बातों को सुनती है, लाखों करोड़ों में उनके व्यूज आ रहे हैं। क्या इससे देश के प्रधानमंत्री को और सत्ता को, प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोगों को घबराहट हो रही है, और तब स्थिति है कि लौट के मोदी यूट्यूब पर आए वाली स्थिति बन गई है? हाँ, घबराहट शब्द तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके पास भी अपने बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन अवेयरनेस, सचेत तो जरूर हो गए कि ये स्थिति कि आप ही जो कहेंगे वही बताया जाएगा आगे, वो स्थिति इसने पलट दी। कम से कम पिछले 1-1.25 साल में तो बिल्कुल पलट दी, और बहुत सी वॉइसेस जो है और बहुत से पुराने चेहरे और नाम मैं खुद देख रहा हूँ, तो वो स्थिति पलट, तो उससे वो सचेत हो गए। और कोई भी, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, 2013 में डिजिटल का बहुत बड़ा सपोर्ट बेस था उनका, 14 में वो प्रधानमंत्री बने, तो वो सारी चीजों से अवगत है। इसीलिए मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब वो अपील करते हैं कि भाई मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए जी, क्योंकि वो न्यू प्लेयर नहीं है। मेरा कहने का इसेंशियली मतलब ये है कि वो न्यू प्लेयर नहीं है, उनसे ज्यादा नया तो मैं हूँ जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, क्या कुछ करना चाहता हूँ। नहीं, वो तो 2013 में, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने बाद में उसको इस्तेमाल किया बहुत काबिलियत के तरीके से, लेकिन उससे पहले उस काबिलियत के तरीके से नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर चुके थे। कांग्रेस तो कहीं तस्वीर में भी नहीं थी जी, अब जाके कांग्रेस उतनी सक्रिय हुई है। तो नरेंद्र मोदी, मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये कि ही इज नॉट एट ऑल न्यू टू इट, ये कोई गलतफहमी में ना रहे। दरअसल भय का ये माहौल जो बनता हुआ दिख रहा है, वो चर्चा मैंने इसलिए आपसे की, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि संसद में भारतीय जनता पार्टी का झारखंड का एक एमपी, जो पहले एसआर ग्रुप में काम किया करते थे, कई लोग कहते हैं कि लाइजनिंग का काम करते थे, उन्होंने बकायदा कुछ पत्रकारों का नाम सदन में लेकर उन पर आरोप लगाए, और प्राइवेट बिल तक लाने की बात उन्होंने सदन के बाहर कही कि यूट्यूब पत्रकारों पर लगाम कसने की नियत से प्राइवेट मेंबर बिल लाने तक की बातें वो करने लगे थे।
तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि सत्ता कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से डर रही है। हाँ, वो सांसद क्या कर रहे हैं वो तो अलग बात है, बट अगर वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अपनी पार्टी की जानकारी के साथ वो चौधरी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे मैंने कहा कि पार्टी सचेत है। दूसरा, अगर वो मुद्दे को उठा रहे हैं तो करे कार्रवाई, सरकार है तो ये तो उनकी चॉइस होगी ना। तो अगर उनको लग रहा है कि यूट्यूब पत्रकार उनको इतना परेशान कर रहे हैं, मगर अब देखिए क्या होता है, ये रिएक्शन भी है। रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इंडिया अलायंस ने 14 एंकरों के नाम देके उनको बायकॉट कर दिया। जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कि चलो हम भी यूट्यूब वालों का नाम लेके एक नहीं, ये बात तो इससे पहले उन्होंने कही थी। ये बात इसके पहले इन्होंने कही थी, बायकॉट के पहले उन्होंने कहा था यूट्यूब मीडिया पर लगाम लगाने के लिए रेगुलेशन की बात कही। और बीजेपी की जो मौजूदा परिस्थिति है सर, आपको लगता है कि बिना सुप्रीम लीडर के आदेश के कोई कुछ बोले? आज की बीजेपी आपकी बातें दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है, ठीक है। या तो आप इस पर बहस कर लीजिए कि प्रधानमंत्री यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लगवा रहे हैं, या आप ये कर दीजिए कि पता नहीं जिस भी सांसद का आप जिक्र कर रहे हैं वो यूट्यूब के कुछ लोगों का काम बंद करवाना चाहते हैं। दोनों में से एक ही चीज होगी ना। नहीं, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ आप दूसरे लोग देश के स्वतंत्र नागरिकों का उनके लिए रेगुलेटिंग बॉडी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट मेंबर बिल की बात कर रहे हैं, और स्वतंत्र नागरिकों में से एक नागरिक जो देश के प्रधानमंत्री पद पर है वो इसके उलट जाकर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे चैनल को, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप इंडोर्स कीजिए। हाँ, तो ये तो सरकार डिसाइड करेगी, किसी एक सांसद विशेष से तो नहीं हो सकता ना, तो सरकार डिसाइड करेगी। तो सरकार ले स्टैंड कि हाँ मुझे नहीं चाहिए डिजिटल मीडिया। देखिए, मैंने हमेशा चर्चाएं जब हुई है, मैंने एक बात हमेशा कही है कि अगर नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा जी। ये मूल बात सब लोग समझ लें। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करने की कोशिश की थी ट्विटर के साथ, पता है ना आपको, पूरे एपिसोड में। तो ये मुझे बड़ी हास्यास्पद स्थिति लगती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी मार्केट ड्रिवन है, वो भी कंपनीज हैं, उनके अपने ऑपरेशंस हैं इंडिया में और वो इंटरनेशनल कंपनीज है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप वाला बंद हो जाएगा और दूसरा वाला चलेगा। बिल्कुल, आपने सांसद जी ने क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन उनको भी ये सबको समझना पड़ेगा। तो सबके समझने में तो सबके लिए जाएगा ना। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कंपनीज के स्टेक है, उनकी इतनी बड़ी मार्केट है, ठीक है। फिर आप इंटरनेशनल अलायंसेस की बात करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक समझता हूँ, आप ग्लोबल अलायंसेस की बात करते हैं, तो वो सब कैसे करेंगे आप? ऐसे करेंगे कि नहीं वाली कंपनी को हटाओ या अभिषेक जी का प्रोग्राम बंद कराओ कि मेरा वाला चलाओ? ये पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देश के प्रधानमंत्री का ट्विटर पर एग्रेसिव तरीके से, ज्यादा सक्रिय तरीके से सामने आने का देश के सभी लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन दो तरफा संवाद का रास्ता यदि देश के प्रधानमंत्री खोले, जिसमें आम जनता सीधे सवाल जवाब कर सके, वो ज्यादा बेहतर तरीका होता। खैर, ये तरीका भी बेहतर है। कमेंट बॉक्स का ऑप्शन यदि खुला रखा जाए तो निश्चित तौर पर एक बेहतर तरीका है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की बातें सत्ताधारी दल के सांसद करें और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक पूरी की पूरी बुनियादी पहल करते हुए दिखे, ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं। और विरोधाभास के बीच सत्ता यदि चुनावी साल में और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग यदि चुनावी साल में सोशल मीडिया की अहमियत को समझते हुए कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के अलावा नए प्लेटफॉर्म की खोज में है, तो यकीन मानिए गोदी मीडिया अब अपनी हैसियत, अपनी साख करीब करीब गंवा चुका है। और मौजूदा दौर में चाहे सत्ता के समर्थक लोग हों या सत्ता विरोधी लोग हों, वो भी गोदी मीडिया पर बहुत ज्यादा भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। तभी जाकर देश के प्रधानमंत्री को 9 साल 4 महीने की सत्ता के बाद सोशल मीडिया की सुध आई है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए और देश नीति के दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए अभिज्ञान प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।